Hello students, in previous video we have discussed about bases. bases क्या होते हैं? Salts के बारे में हमने ये पढ़ लिया था कि जो salts होते हैं आपके वो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं और अगर हम और कैसे बनते हैं? एसिड और बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। गॉट इट। और इसमें क्या होता है, इस टॉपिक को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। देखो, जब एक एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है, उसको हम सॉल्ट कहते हैं। गॉट इट। तो when acid reacts with base it forms a neutral compound called as salt. अब इसमें से सॉल्ट में एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट कहलाता है आपका कैटायन और नेगेटिव पार्ट कहलाता है आपका एनायन। सो कैटायन पार्ट ऑफ सॉल्ट कम्स फ्रॉम बेस एंड एनायन पार्ट ऑफ सॉल्ट कम्स फ्रॉम एसिड। ठीक है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से न्यूट्रल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं सॉल्ट, जिसमें से बेस अपना पॉजिटिव पार्ट कंट्रीब्यूट करता है और एसिड अपना नेगेटिव रेडिकल कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एसिड्स, सॉल्ट्स। और अगर हम इन सॉल्ट्स का नेचर जानना चाहते हैं कि इन सॉल्ट्स का नेचर कैसा है, एसिड टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में हम देख सकते हैं कि इनका नेचर कैसा है, एसिडिक सॉल्ट्स हैं, बेसिक सॉल्ट्स हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना कि अगर ये तो हमने तुम्हें पहले ही बताया कि एसिड और बेस की रिएक्शन से न्यूट्रल कंपाउंड सॉल्ट्स बनते हैं। तो ये न्यूट्रल कंपाउंड्स न्यूट्रल नेचर के जब होते हैं जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर वीक एसिड की रिएक्शन हुई और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमारे पास जो सॉल्ट का नेचर होता है वो बेसिक सॉल्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा आयंस किसके होंगे? बेस के, क्योंकि हमने लिया है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है उसमें सबसे ज्यादा OH आयन प्रेजेंट होंगे सॉल्ट में। गॉट इट। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है जो कंप्लीटली अपने आयनों में टूट जाए, और वीक का मतलब है जो ना टूटे। तो जो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट होगा उसमें किसके आयनों की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी? बेस की। दिस मीन्स द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। तो जो सॉल्ट्स होते हैं उनका नेचर हम पता लगाते हैं कि वो किस टाइप के एसिड और बेस से मिलके बने हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने हैं तो जो उनका नेचर होगा वो न्यूट्रल होगा, जितने H हैं उतने ही OH मिलेंगे इस वजह से। लेकिन अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, जो चीज स्ट्रॉन्ग हम लेंगे ना, सॉल्ट का नेचर वही होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं तो एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो बेसिक सॉल्ट, और दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल, दोनों वीक है तो भी न्यूट्रल। ठीक है, तो ये तो नेचर ऑफ सॉल्ट है। दूसरा इसमें एक और कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ये समझ लेते हैं एक बार क्या होती है। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स जो होती है, सॉल्ट्स जितने होते हैं उनको उनकी फैमिली के आधार पे जाना जाता है। इसका क्या मतलब है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूं NaCl, NaNO3, ओके, और मैं लिखती हूं KCl, NH4Cl। तो डियर स्टूडेंट्स, फैमिली का मतलब ये है कि अगर किसी सॉल्ट में, ये फैमिली लिखी हुई है, एक दो और सॉल्ट हो, ये फैमिली है। अगर इस फैमिली में कैटायंस सेम है, कैटायंस का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ लिखते हैं हम? सबसे पहले तो देखो सोडियम, इसमें भी सोडियम, तो इसमें सोडियम कॉमन है। तो फैमिली डिटरमाइन की जाती है सॉल्ट्स की अकॉर्डिंग टू कैटायंस एंड अकॉर्डिंग टू एनायंस। अगर उस फैमिली में सेम कैटायंस हैं Na, तो वो कहलाती है सोडियम फैमिली। ठीक है, और अगर किसी फैमिली में एनायंस सेम है,
फॉर एग्जाम्पल इसमें Cl सेम है, एनायन कहाँ लिखे जाते हैं, बाद में, नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम एनायन रेडिकल भी कह सकते हैं, चार्ज को रेडिकल भी कहते हैं, गॉट इट, एनायन रेडिकल या नेगेटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल। अब इसमें नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड है, तो इसको ये कहलाएगी क्लोराइड फैमिली, ठीक है। तो फैमिली किसी सॉल्ट की हम पता लगाते हैं टाइप्स ऑफ कैटायंस एंड टाइप्स ऑफ एनायंस। अगर किसी फैमिली में कैटायंस सेम है तो वो फैमिली उस कैटायन के नाम के आधार पे जानी जाएगी। अगर किसी फैमिली में सोडियम जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायन है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले सेम एटम्स हैं तो वो सोडियम फैमिली जानी जाएगी। अगर किसी फैमिली में क्लोराइड, नेगेटिव क्लोराइड ही है नेगेटिव, तो वो कहलाएगी क्लोराइड फैमिली। अगर किसी में नाइट्रेट है, NaNO3 है और कॉपर नाइट्रेट है, तो सब में नाइट्रेट सेम आ रहा है, तो नाइट्रेट फैमिली कहलाएगी। मेरी बात समझ गए? तो हम फैमिली पता लगाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉजिटिव रेडिकल एंड अकॉर्डिंग टू देयर नेगेटिव रेडिकल। अगर पॉजिटिव रेडिकल सेम है सब में, सोडियम, तो वो उसके आधार पे उसका नाम रखा जाता है। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। नाउ अब हम हमारे इस चैप्टर में 5 इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं और बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि उनके यूजेस हर साल NTSE में पूछे जाते हैं, प्लस बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। गॉट इट? तो वो कौन से सॉल्ट्स हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सोडियम क्लोराइड से, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जो कि और सॉल्ट्स को बनाने में काम में लाया जाता है। सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम होता है रॉक सॉल्ट, ठीक है, और केमिकल नेम होता है, कौन से केमिकल से मिलके बना है, सोडियम क्लोराइड। गॉट इट? अब ये कहाँ पर हमें मिलता है? सी वाटर में मिलता है ये, और लैब में हम कैसे बना सकते हैं? एसिड और बेस की रिएक्शन से बना सकते हैं। And it is very important because it is used to make several salts like bleaching powder, है ना, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में लाया जाता है। मतलब स्टार्टिंग मटेरियल रॉक सॉल्ट ही होता है, इसीलिए इस चैप्टर में NaCl स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है। गॉट इट? सेकेंड सॉल्ट है आपका सॉल्ट नहीं है, बेसिकली हम सॉल्ट नहीं कहेंगे इसको, सेकंड कंपाउंड है आपका इस चैप्टर का NaOH। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका कॉमन नेम क्या है, किस नाम से जाना जाता है? देखो, OH जहां होता है ना, इसको हम कहते हैं कास्टिक, ठीक है, और Na है तो सोडा, कास्टिक सोडा। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? कास्टिक सोडा, और केमिकल नेम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको बनाते कैसे हैं? प्रिपरेशन। तो ना जो टेस्ट में क्या होता है, NTSE में, बोर्ड में, इनके कॉमन नेम आते हैं, प्रिपरेशन आती है और इनके यूजेस छोटे छोटे से हैं सॉल्ट सारे, और अच्छे इंपॉर्टेंट भी हैं और इजीली लर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं हम? डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखना कि जब हम सॉल्ट को, NaCl को पानी में घोलते हैं और इतना घोलते हैं कि वो घुलना बंद हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। मतलब नमक को हमने इतना घोला कि वो घुलना बंद हो गया, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। या क्योंकि नमक को हमने पानी में घोला है तो ये कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। एक्वस वर्ड कब आता है? जब हम किसी चीज को पानी में घोलते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जब NaCl को जब हम पानी में घोलते हैं तो एक नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं हम ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन।
तो इस चैप्टर में एक केमिकल तुम्हें बोला जाएगा ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो देखो अब अपने सेकेंड उस पे आ जाते हैं। हम NaOH की बात कर रहे थे। NaOH की प्रिपरेशन कैसे होती है? ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कैसे बनाते हैं इसको? हम क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या हो गया? NaCl प्लस H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी हमने, क्या बन गया? NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो, जब भी हम ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें NaOH मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इसलिए ये चीजें हमें कैथोड और एनोड पे मिलती हैं। ये जो NaOH होता है आपका, वो आपका नियर कैथोड मिलता है, और ये जो क्लोरीन Okay, so whenever we pass electricity in brine solution, we get NaOH, hydrogen gas and chlorine gas. Because in this process electricity is passed through brine solution, so we get NaOH at cathode and chlorine gas at anode and hydrogen gas also nearby cathode. Got it? अच्छा, इस प्रोसेस में हमें एल्कली मिलती है। एल्कली का मतलब होता है पानी में घुलने वाले बेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस में हमें एल्कली मिलती है और क्लोरीन गैस मिलती है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो याद रखना स्टूडेंट्स, NaOH ना पानी में घुल जाता है, तो इसका नाम भी एल्कली है। तो ये NaOH किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है? क्लोर एल्कली के प्रोसेस के द्वारा। और इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस में हमें क्लोरीन और एल्कली दोनों मिलते हैं, इसलिए प्रोसेस कहलाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब NaOH के क्या क्या यूजेस हैं? NaOH एक बेस की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, सेवरल मटेरियल्स को बनाने में भी केमिकल के रूप में काम में लाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, इसमें जो मटेरियल मिलते हैं ना, ये फर्दर और कंपाउंड्स बनाने के काम में लाए जाते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड सॉरी। पहला हमारा था NaCl, सेकंड था NaOH, ठीक है, और थर्ड है ओके, थर्ड कंपाउंड है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, और इसका कॉमन नेम तो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही नाम तुम लोगों को पढ़ने हैं, केमिकल नेम एज वेल एज कॉमन नेम। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसका कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, और इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसे बनाते कैसे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कैसे बनाते हैं? इसमें हम स्लेक्ड लाइम लेते हैं, ठीक है, और इस पे क्लोरीन गैस पास करा देते हैं। जो हमें NaOH के प्रोसेस में मिली थी ना क्लोरीन गैस, वो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्लेक्ड लाइम लेते हैं और इसमें क्लोरीन गैस पास करा देते हैं। तो क्या बन जाता है? CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ब्लीचिंग पाउडर।
ठीक है, स्लेक्ड लाइम पे क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका मेन यूज ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम पता है ब्लीचिंग पाउडर क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो कपड़ों की इंडस्ट्रीज होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, ये कलर उड़ाने का काम करता है, ये कलर को हल्का करता है, ब्लीच करता है, ब्लीच मतलब हल्का करना, तो इसलिए इसका नाम रखा गया ब्लीचिंग एजेंट। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये ब्लीचिंग एक्शन का काम करता है। उसके अलावा इसमें क्योंकि क्या होता है ना, क्लोरीन होती है, और जो क्लोरीन होती है ना, तुमने देखा होगा अगर हमें पानी साफ करना होता है तो हम क्लोरीन टैबलेट डालते हैं उसमें, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर में ऑलरेडी क्लोरीन प्रेजेंट होती है, तो ब्लीचिंग पाउडर पानी के जर्म्स को किल करने के काम में भी लाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो दो यूज मैंने अब तुम लोगों को बताए, एक तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम में लाया जाता है, कपड़ों की इंडस्ट्री में, और दूसरा ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम में लाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट बात है ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से होता है, क्लोरीन की वजह से, याद रखना स्टूडेंट्स, इसमें क्लोरीन की वजह से, क्योंकि क्लोरीन एक बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन पावर बहुत अच्छी होती है, हल्का कर देती है ये कलर्स को, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर को अगर मैं ओपन रख देती हूँ तो क्या होता है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है, और जब क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो गई तो इसका ब्लीचिंग एक्शन कम हो जाता है, सारी की सारी क्लोरीन बाहर निकल जाती है। तो हमेशा याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर को एक टाइट कंटेनर में बंद करके रखा जाता है। क्या रीजन है, ड्यू टू क्लोरीन, क्योंकि इसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, इसका ब्लीचिंग एक्शन कम हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑलवेज केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, एक तो आपका वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम में लाया जाता है, दूसरा वो पानी को डिसइंफेक्टेंट करने में काम में लाया जाता है, ठीक है। अब मेन आता है आपका तीसरा इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, सॉरी चौथा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको ना ध्यान से समझना क्या होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, तो इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या H को हम बाई भी बोल सकते हैं, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है हमारा बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। अब ये बनाया कैसे जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको। ब्राइन सॉल्यूशन में दो गैसेस पास कराते हैं, कौन सी, अमोनिया और CO2, सॉरी। कैसे बनाते हैं बेकिंग सोडा को, ब्राइन सॉल्यूशन पे अमोनिया और CO2 गैस पास करवा के, ठीक है। तो क्या बनता है, NH4Cl प्लस NH4Cl एंड NaHCO3, ये क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन पे दो गैसेस पास करवा के, अमोनिया एंड CO2, तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, ठीक है। और ये जो होता है ना,
दोनों इनको सेपरेट आउट हम फिल्ट्रेशन के थ्रू कर लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है और बेकिंग सोडा अलग हो जाता है। ठीक है, दिस इज हाउ बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड। अब क्या होता है, बेकिंग सोडा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी किचन में। बेकिंग सोडा के क्या यूजेस होते हैं? सबसे पहले ये स्पंजी बनाने के काम में लाया जाता है खाने को, स्पंजी। ठीक है, पकोड़े में, इडली में, ठीक है, और केक में बेकिंग सोडा हम डालते हैं। ठीक है, तो हमारा खाना स्पंजी बन जाता है। तो ये बेकिंग सोडा कहाँ काम आता है? हमारे किचन में। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसको यूज करने से स्पंजी कैसे बन जाता है खाना। तो हम एक बार देखते हैं कि ये क्या करता है। अगर मैं अपने खाने में बेकिंग सोडा डाल देती हूँ और अपने खाने को गर्म करती हूँ तो मेरा खाना स्पंजी कैसे बन जाता है। देखो, तो इसको कहते हैं हम एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा। क्या होता है, NaSCO3 में जब हमने हीट किया तो ये किसमें टूट जाता है? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। तो जब हम इसको अपने खाने में यूज करते हैं और गर्म करते हैं तो हमारे खाने में ये अंदर पड़ा हुआ है और हीट पाके ये डिग्रेड हो जाता है। किसमें डिकम्पोज हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट में। सोडियम बाइकार्बोनेट तो है ही, सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोजन H2 निकल जाता है इसमें से, और एक गैस निकलती है CO2। तो CO2 गैस खाने में से छेद बनाती हुई निकलती है, तो हमारा खाना कैसा हो जाता है? स्पंजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन पता है क्या होता है, इसको यूज करने से हमारा खाना स्पंजी तो हो जाता है लेकिन हमारे खाने का टेस्ट खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हमने अपने खाने में डाला और हमारे खाने को हमने गर्म किया तो गर्माहट पाके ये सब्सटेंस बन गया हमारे खाने के अंदर। और ये पता है कैसे नेचर का होता है? बेसिक। और जनरली बेस कैसे टेस्ट के होते हैं? बिटर, कड़वे होते हैं। याद रखना, एसिड तो खट्टे होते हैं और बेस कैसे होते हैं? बिटर, कड़वे। ठीक है, बेस बिटर, कड़वे होते हैं। तो क्या होता है कि बेसिस जो होते हैं बिटर होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर में, तो ये कड़वा हो जाता है हमारा खाना। तो अब हम क्या करें? हमने बेकिंग सोडा, हमारा स्पंजी तो बन गया, तो हम क्या करते हैं अपने खाने में बेकिंग सोडा के साथ साथ थोड़ा सा ईडेबल एसिड डाल देते हैं, खाने वाला एसिड, जैसे टार्ट्रिक एसिड, नींबू निचोड़ देते हैं, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। तो इसको डालने से क्या होता है कि गर्माहट हीट पाके इसमें तो ये कन्वर्ट होता है, तो ये बेसिक है, और नींबू डालने से नींबू में क्या हुआ? एसिड। तो एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हमारा खाना कैसा हो जाता है? सही रहता है, कड़वा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो ईडेबल एसिड होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इफेक्ट को। तो अब इन दोनों का मिक्सचर, बेकिंग सोडा और ईडेबल एसिड का मिक्सचर कहलाता है बेकिंग पाउडर। गॉट इट? तो लोग बाग कहते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दोनों अलग होते हैं। बेकिंग सोडा तो केवल NaSCO3 होता है, लेकिन बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा प्लस ईडेबल एसिड, वो बेकिंग पाउडर होता है। और क्यों मिलाते हैं हम ईडेबल एसिड? टू न्यूट्रलाइज इट्स बेसिक इफेक्ट। इसके बेसिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ईडेबल एसिड अपने खाने में मिलाते हैं, तो ये कहलाता है बेकिंग पाउडर। तो एक्शन ऑफ हीट क्या होता है? इसको गर्म करने पर क्या बनता है? एक्शन ऑफ हीट। गॉट इट? ओके, तो इसके यूजेस एक बार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसके यूज। एक तो किचन, दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर में, और कौन से वाले? वो भी सोडा एसिड। ठीक है, आग बुझाने में बेकिंग सोडा का काम में लाया जाता है, बेकिंग सोडा को। तीसरा एंटा एसिड, क्योंकि हम जानते हैं एंटा एसिड्स क्या होते हैं? माइल्ड बेसिस होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं एंटा एसिड? हमारे पेट में जो एक्सेस एसिड बन रहा है, जो अधिकता में एसिड बन रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारा पेट एसिडिटी से ठीक हो जाता है। तो हम इनो पीते हैं, इनो में क्या होता है? इनो में बेस होता है।
ठीक है। और ये एंटासिड कहलाते हैं। एंटासिड क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो कि हमारी पेट में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, जो खत्म करते हैं। और बेकिंग सोडा का नेचर बेसिक होता है, ठीक है। तो हम उसको खाते हैं अगर, तो हमारे पेट में एसिडिटी ठीक हो जाती है। दूसरा, अगर हमारे पता है आंट स्टिंग या हमें कोई काटे, बीज वगैरह काटे, तो बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। क्योंकि देखो एसिड क्या होते हैं? टिंगलिंग इफेक्ट शो करते हैं, कोरोसिव इफेक्ट शो करते हैं, इरिटेशन करते हैं। क्योंकि एसिड, कुछ आंट होती हैं, बीज होती हैं, वो अपने डंक में ना एसिड निकालती हैं, तो हमारी स्किन जलने लगती है। तो हम क्या करते हैं? उसमें बेकिंग सोडा रब कर लेते हैं। वो एसिड छिड़का उन्होंने और हमने उस पर बेस डाल दिया, तो न्यूट्रलाइज हो गया, तो हमें कुछ प्रभाव नजर नहीं आएगा। तो बेकिंग सोडा का नलीफाई कर देता है। आंट स्टिंग वगैरह में हम बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस हो गए? इन किचन टू मेक अवर फूड स्पंजी। सेकेंड, एज ए एंटासिड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में इसका काम में लाया जाता है। क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर पता है क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में H2SO4 होता है। वो H2SO4 की बॉटल होती है, तो जैसी आग लगती है ना, हम उसको पलट देते हैं और अंदर बेकिंग सोडा भरा होता है। तो ना क्या होता है कि ये दोनों एसिड और बेकिंग सोडा बेस है, मैंने अभी बताया, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं इफेक्ट और CO2 गैस बाहर निकालते हैं। और CO2 गैस चारों तरफ फैल जाती है और CO2 तो आग बुझाने का काम करती है, आग जलाती तो है नहीं, तो हमारी आग बुझ जाती है। गॉट इट? तो इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा। सोडा जहां होगा ना वर्ड, वहां सोडियम जरूर होगा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। जिन सॉल्ट्स में पानी जुड़ा होता है वो आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहलाते हैं। और वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम होगा। वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़े होते हैं। इसीलिए अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का क्या एग्जाम्पल है, तो इसमें पानी जुड़ा होता है, तो तुम इस वॉशिंग सोडा का एग्जाम्पल लिख सकते हो। और याद रखना, पानी का मॉलिक्यूल का नंबर चेंज नहीं करना है। तो इसका कॉमन नेम तो हो गया वॉशिंग सोडा, और केमिकल नेम क्या हो गया? कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है? सोडियम कार्बोनेट, 10 को हम बोलेंगे डेका, क्या बोलेंगे? डेका। पानी को बोलेंगे हाइड्रेट। तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। गॉट इट? अब हम इसको बनाते कैसे हैं? जो बेकिंग पिछले वाले सॉल्ट की तरह, सॉल्ट में से जो कंपाउंड बना था ना, कैसे? हमने जब बेकिंग सोडा को गर्म किया था तो हमें क्या मिला था? Na2CO3। तो ये बेकिंग सोडा को गर्म करने पे ये जो मिलता है ना सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन हम 10 मॉलिक्यूल्स पानी के साथ करा देते हैं। तो इसमें 10 मॉलिक्यूल्स पानी के जुड़ जाते हैं। क्या बन जाता है? Na2CO3.10H2। तो हम इसको बोलेंगे कैसे? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। डियर स्टूडेंट्स, जिन सॉल्ट्स में पानी जुड़ा होता है उन पानी के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ये सॉल्ट्स को क्रिस्टलाइन बनाते हैं, चमकदार बनाते हैं, एक शेप बनाते हैं। जैसे ही इसमें से ये पानी उड़ जाता है, सॉल्ट हमारा पाउडर रूप में आ जाता है। तो इस तरह से ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्टेट भी चेंज करती है मटेरियल्स की। क्रिस्टलाइन था, फिर किस में आ गया? वो पाउडर में आ गया। अपीयरेंस भी चेंज करती है। प्लस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से सॉल्ट्स हमारे कलरफुल होते हैं। कुछ सॉल्ट्स कलरफुल होते हैं। गॉट इट? सबको समझ में आया ये? तो वॉशिंग सोडा हम कैसे बनाते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो वॉशिंग सोडा बन जाता है। ये आपका, इसके यूजेस क्या हैं? सबसे बड़ा यूज है
क्लीनिंग पर्पस, कपड़े धोने के काम में लाया जाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है। दूसरी बात, पानी, जिस पानी में मिनरल्स ज्यादा होते हैं वो पानी हार्ड वाटर कहलाता है। तो हार्ड वाटर में साबुन झाग नहीं देते। ठीक है। तो अगर मेरे घर में हार्ड पानी आ रहा है, मैं कपड़े कैसे धोऊंगी, क्योंकि उसमें तो झाग ही नहीं होगा। तो जब हार्ड वाटर होता है और अगर मैं वॉशिंग सोडा उसमें डाल देती हूँ तो वो वॉशिंग सोडा उसको सॉफ्ट वाटर बना देता है और सॉफ्ट वाटर में साबुन झाग देते हैं। तो पहला तो यूज था वॉशिंग सोडा का क्लीनिंग पर्पस में, दूसरा यूज है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए वॉशिंग सोडा का काम में लाया जाता है। और भी यूजेस हैं तुम्हारे, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइक बोरेक्स, ग्लास इंडस्ट्रीज में इसका काम में लाया जाता है इसको। गॉट इट। तो सबसे पहले क्लीनिंग पर्पस, दूसरा सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, वॉशिंग सोडा। लास्ट सॉल्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। गॉट इट। लास्ट सॉल्ट कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, ये एक रॉक थी पेरिस में, हार्ड रॉक थी, उसमें बनाया गया था और इसका नेचर काफी हार्ड था, जम जाता था, इसलिए इसका प्लास्टर बोला गया इसको। तो इसको नाम रखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसको शॉर्ट रूप में POP भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसमें हाफ H2O जुड़ा होता है। इसका कॉमन नेम तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। केमिकल नेम क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट। हाफ को क्या बोलते हैं? हेमी। पानी को क्या कहते हैं? हाइड्रेट। तो इसका केमिकल नेम क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है। अब इसको हम बनाते कैसे हैं? ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं? एक सॉल्ट होता है जिसका नाम होता है जिप्सम। डियर स्टूडेंट, याद रखना, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल में अंतर होता है। जिप्सम छोटा नाम होता है, ज्यादा पानी के होते हैं, 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बड़ा नाम होता है, कम पानी होता है, हाफ H2O होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम किससे बनाते हैं? जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला सेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह, CaSO4 डॉट 2H2O। केवल यहाँ पर पानी का अंतर होता है, वहां हाफ था, यहाँ कितना है? 2। याद रखना, जिप्सम को जब हम गरम कर देते हैं, इसमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका फॉर्मूला सेम है, केवल पानी के मॉलिक्यूल में अंतर है। उसमें आधा पानी का मॉलिक्यूल है, इसमें 2 पानी का मॉलिक्यूल है। इसका मतलब इसमें से मेरे को 1/2 रिमूव करना पड़ेगा। तो तुम समझ रहे हो, किसी सॉल्ट में से जरा सा पानी उड़ाना, तो टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं ज्यादा गर्म कर दिया तो पूरा ही पानी उड़ जाएगा, कम गर्म किया तो उड़ नहीं पाएगा। तो दिस टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन, तो इसमें से क्या होता है कि क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, आधा पानी का मॉलिक्यूल, और इसमें से कितना उड़ जाएगा? 1.5 प्लस 1/1/2 पानी रिमूव आउट हो जाता है और क्या बन जाता है हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। अब क्या होता है जनरली डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम ज्यादा टेम्परेचर कर देते हैं ना, तो पूरा का पूरा ये 2 मॉलिक्यूल उड़ जाता है और केवल क्या बचता है? CaSO4। और इस जब हम ज्यादा टेम्परेचर कर देते हैं ना, तो केवल CaSO4 बचता है, पूरा का पूरा पानी उड़ जाता है। इसको हम कहते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, जला जलाया प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्यों? बेचारे में से पानी का मॉलिक्यूल तो उड़ गया। तो टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं
तो 1.5 पानी का मॉलिक्यूल उड़ जाता है और आधा बच जाता है, क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन अगर हम टेम्परेचर और भी बढ़ा देते हैं तो सारा का सारा पानी उड़ जाता है और क्या बचता है, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। इसको कहते हैं हम डेड बर्न्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि CaSO4 डॉट हाफ H2O, अगर ये इसको हमें बंद डिब्बे में रखना चाहिए, अगर हम इसको बंद डिब्बे में नहीं रखते, बंद कंटेनर में नहीं रखते, तो ये एटमॉस्फेयर से हाफ पानी इसके 1 by 1 हाफ वाटर मॉलिक्यूल को अगेन एब्जॉर्ब कर लेता है और दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaSO4 डॉट 2H2O, क्योंकि आधा H2O तो था ही इसमें, एटमॉस्फेयर से 1.5 पानी का मॉलिक्यूल इसने एब्जॉर्ब कर लिया, किस में कन्वर्ट हो गया, CaSO4 डॉट 2H2O। अगेन क्या बन जाता है, जिप्सम, हार्ड सॉलिड मास, जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो हमें हमेशा प्लास्टर ऑफ पेरिस को डीप कंटेनर में बंद करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में केवल आधा मॉलिक्यूल होता है पानी का, और अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो दूसरा पानी के मॉलिक्यूल को जोड़ लेता है अपने अंदर और हार्ड सॉलिड मास बन जाता है। इसके यूजेस क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट, इसका सबसे पहला यूज है स्टैचूज में। जितनी भी मूर्तियां होती हैं ना, मोल्डेड स्टैचूज होते हैं, और इसको ना मोल्ड कर करके डिफरेंट स्टैचूज हम बना सकते हैं। दूसरा, बोन्स में, बोन्स को प्लास्टर, ठीक है, बोन्स को अपनी करेक्ट पोजीशन में रखने के लिए डॉक्टर प्लास्टर लगाते हैं ना, वो प्लास्टर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो बोन्स को अपनी करेक्ट कंडीशन में लाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। डेंटल में, डेंटल इंडस्ट्रीज में प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो डियर स्टूडेंट, दीज ऑल आर दी 3 यूजेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जनरली पता है क्या पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का XY का क्वेश्चन आता है कि ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है कैल्शियम, और ये बोन्स में ये जो एलिमेंट है ना, ग्रुप 2 का एलिमेंट, वो बोन्स में प्रेजेंट है, तो कैल्शियम हो गया। और वो पूछता है कि अगर ये सॉल्ट बन जाता है ना, तो ये बोन्स को ठीक करने के काम में लाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो इस तरीके से तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट्स विद वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा तो दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड वाटर रिएक्शन विद प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड चैप्टर। आई होप दैट तुम लोगों ने समझा होगा। तुम लोग को ये NCERT लाइन बाय लाइन रीड करनी है, बहुत अच्छे से रीड करनी है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो पर्सनल तुम लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और टेस्ट में अच्छे से पढ़ना, सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर दोनों आएंगे, और इसमें लाइन बाय लाइन तुम लोग अच्छे से रीड करोगे। इनके यूजेस, इनके केमिकल नेम, इनके कॉमन नेम, ये सब इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूले भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, NTSC एग्जाम में। ओके, थैंक यू सो मच।